सो हाय लर्नर्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द 9th लेक्चर इन उद्गम सीरीज, जहाँ पे आज हम करने वाले हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। बहुत से बच्चों को कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में क्वेश्चंस को लेके दिक्कत आती है कि कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज हम समझने वाले हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के कुछ बेसिक्स। उसके बाद इस पे बेस्ड हम करने वाले हैं PYQ। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं आप सभी को रिकॉल करा दूं कि प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या किया था, डिफरेंशियल इक्वेशन पे काम। हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे काम किया, जहां पे हमने देखा कि ओडी क्या है, उसके बेसिक्स देखे। बेसिक्स देखने के बाद हमने सीखा कि कैसे किसी इक्वेशन से वेरिफिकेशन होगा कि वो किसी ओडी का सॉल्यूशन है या नहीं। आफ्टर वेरिफिकेशन हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के तमाम मेथड्स देखे। उन मेथड्स पे हमने सीखा कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड देन उसका रिडक्शन। उसके बाद हमने होमोजीनियस मेथड देखा, देन उसका रिडक्शन। उसके बाद हमने एग्जैक्ट मेथड देखा। एग्जैक्ट मेथड में क्या देखा हमने कि ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पे इक्वेशन आपकी क्या हो, एग्जैक्ट हो, डेट इज my इज इक्वल टू nx। जहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट नहीं होती है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वहां पे हम फाइंड आउट करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये भी हमने प्रीवियस क्लास में देख रखा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके बाद हमने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो ये बच्चों आपके कुछ मेथड्स थे जहां पे बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इस वजह से इन सारे टॉपिक्स को आपका करा दिया गया है। इसके बाद की जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जर्नी है वो बहुत आसान है, क्योंकि जितने भी मेथड्स होते थे आपके मेन मेथड्स करा दिए गए। अब इस पे बेस्ड आपकी कॉची प्रॉब्लम होती है, बर्नौली प्रॉब्लम होती है, आप इसे सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपके पास इतनी जानकारी हो रखी है कि इन जानकारियों से आप किसी भी क्वेश्चन को डील कर लें। अगर मैं बात करूं आपके CSIR नेट सिलेबस में, तो वहां पे बच्चों आपका सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी आता है। डे 1 पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बताया गया, दो तरीके के होते हैं, ODE और PDE। ओडी में हमने देखा कि ये भी दो तरीके के होते हैं, सिंपल ओडी, सिस्टम ओडी, सिंपल पीडी, सिस्टम पीडी। सिंपल पे हमने अभी तक काम कर लिया है। सिस्टम में क्या होगा बच्चों, केवल वहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन मोर देन वन हो जाएगी, ठीक है। तो वहां पे इसका मतलब है कि डिपेंडेंट वेरिएबल भी जब मोर देन वन हो जाए तो वो सिस्टम कहलाती है। तो जैसा काम यहाँ पे करते थे सेम काम वहां पे। अब वहां पे भी एक मैट्रिक्स बनाएंगे। सिंस वो सिस्टम है तो सिस्टम के लिए कुछ अलग तरीके से होगा। तो सिस्टम के लिए होगा आपका मैट्रिक्स बना के सॉल्व करना। क्लियर है? सेम तरीके से अब आज की हम बात करते हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में बहुत से बच्चों को डाउट रहता है, परेशानी रहती है कि मैम थ्योरी तो फिर भी समझ आ जाती है, लेकिन इसके क्वेश्चंस करने में थोड़ी मुश्किलें आती हैं। तो उन्हीं मुश्किलों पे आज हम काम करने वाले हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे सारे ही आपके PYQ रहने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं COV। इसका क्या मतलब है? तो COV यानी कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। ठीक है, COV का मतलब होता है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। अब COV क्या होता है? आप सभी को पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने पे एक y मिलता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने पे एक y मिलता है। सिमिलरली कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में एक इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें एक y मिलता है। अब ये y किस तरीके से निकालते हैं, तो सबसे पहले कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की बात करते हैं कि इस मेथड का क्या यूज है, क्यों इस मेथड को पढ़ते हैं। तो इसका मोटिव ये है, the main purpose of COV is to find a curve between given two lengths which either maximizes या फिर एक्सट्रीमाइजेस लिख सकते हैं, which extremizes the given curve। क्लियर है? क्या कह रहा है कि
जो मेन पर्पज है, जो मेन टारगेट है सीओवी का, एक कर्व फाइंड आउट करना। यहाँ भी एक वाई निकालते हैं और वो वाई क्या कर रहा होता है, दो लेंथ्स के बीच में होता है, जो उस कर्व को आइदर बच्चों मैक्सिमाइज करता है या मिनिमाइज करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्सट्रीमाइजेशन बोला गया है, तो एक्सट्रीमाइज का मतलब है या तो मिनिमाइज करेगा या तो मैक्सिमाइज करेगा। क्लियर है सबको? तो आपको सीओवी का टारगेट समझ आ गया कि सीओवी क्या है। सीओवी का मेन टारगेट है इज टू फाइंड अ कर्व बिटवीन गिवन टू लेंथ्स। अब चलिए इसकी जनरल इक्वेशन समझते हैं कि जनरल इक्वेशन किस तरीके से होगी सीओवी में। आई ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू x1 टू x2, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश dx। अच्छा, ये है आपका मेन जनरल इक्वेशन। क्लियर है? ये है मेन आपकी जनरल इक्वेशन। अब डेफिनेटली कुछ इसकी बाउंड्री कंडीशंस भी गिवन होगी। हमें याद है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो जो सॉल्यूशन होता है हमेशा एक कांस्टेंट को कंटेन करता है। यहाँ भी कुछ कांस्टेंट के फॉर्म में बनने वाली इक्वेशन, तो उन कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए क्या होगा, कुछ कंडीशंस गिवन होगा। कंडीशन कुछ इस तरीके से कि y ऑफ x1 पे ये y1 देगी वैल्यू y, और x2 पे y हमारा y2 देने वाला है। क्लियर है? तो बच्चों ये है हमारा मेन सीओवी। सीओवी का टारगेट हमें समझ आ गया कि एक y निकालना होता है, जहां पे इस तरीके से आपकी सीओवी प्रॉब्लम गिवन होती है। इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं वेरिएशनल प्रॉब्लम। क्या बोला जाता है इसको? वेरिएशनल प्रॉब्लम। अब आपके क्वेश्चन में क्या होगा कि एक वेरिएशनल प्रॉब्लम गिवन होगा, आपसे पूछा जाएगा कि y निकालो। अब इस y को बच्चों क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमल। तो सवाल ये आता है कि एक्सट्रीमल क्या है, और यहाँ पे जो f है ये सब चीजें क्या हैं? तो बता दूं कि फंक्शनल, ये है फंक्शनल। अब ये फंक्शनल क्या है बच्चों? सवाल ये आता है कि जो ये f है, ये फंक्शनल जो है ये क्या होता है? तो बच्चों ये एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी होती है, जिसे सॉल्व करने पे एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी मिलेगी। कैसे? जैसे कि इसे सॉल्व करोगे तो कुछ भी आएगा। y किसका फंक्शन होगा? बचपन से ही हमें एक चीज पता है कि x और y की बात करें तो x हमारा इंडिपेंडेंट होता है, वहीं पे y डिपेंडेंट होता है। तो अगर डिपेंडेंट वेरिएबल को मैं एज इक्वेशन लिखूं तो डेफिनेटली वो आपका किस फॉर्म में होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंटेन करता हुआ। तो ओवरऑल ये जो आपको वैल्यू मिलने वाली है f की, वो कैसे मिलने वाली है? कुछ x के फॉर्म में, जहां पे इंटीग्रेशन लगाने पे और फाइनाइट लिमिट लगाने पे ये जो वैल्यू मिलेगी बच्चों, दिस i इज नोन एज फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या है? इसको सॉल्व किया, हमें नहीं पता क्या है, हमने माना कि जो भी है ये x का फंक्शन है। जैसे हमने x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करके दो फाइनाइट लिमिट लगाई, अपर लिमिट लोअर लिमिट, जिसकी वैल्यू मिली हमें क्वांटिटी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फंक्शनल क्या होता है तो आप सभी क्या बोलोगे कि जो वेरिएशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है, दिस इज नोन एज फंक्शनल। तो दिस इज अ क्वांटिटी, अ न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर है? चलिए बात करते हैं, यहाँ पे हमें एक और चीज समझ आई कि अभी मैंने बोला कि y निकालते हैं। अब इस y को आपके सीओवी में बोला जाता है एक्सट्रीमल। आपके सीओवी के टर्म में बच्चों इसको एक्सट्रीमल बोला जाता है। अब ये एक्सट्रीमल क्या है तो समझते हैं। तो एक्सट्रीमल क्या होता है कि एक ऐसा y जो क्या कर रहा हो, इस गिवन वेरिएशनल प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर रहा हो। माना कि दिस इज 1 एंड दिस इज व्हाट 2। तो हम किसी भी y को एक्सट्रीमल तब बोलेंगे जब वो पहली इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, साथ ही साथ ये जो दोनों बाउंड्री कंडीशंस हैं, अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं तब उस y को हम बोलेंगे एक्सट्रीमल। क्लियर है? तो क्या लिख सकते हैं? इफ yx satisfies 1 and 2 both, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड
then it is called as extremal। ठीक है, तो जो जो आपकी टर्मिनोलॉजी यूज होनी थी वो सारी चीजें बता दी गई हैं। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो वेरिएशनल प्रॉब्लम आपकी अगर इस तरीके से डिफाइंड है तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आपको यहां से इस वेरिएशनल प्रॉब्लम से एफ ढूंढना है कि एफ क्या होगा। एफ क्या होगा? इसमें जो इंटीग्रैंड है दैट विल बी एफ। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें एफ देखना पड़ेगा और उसके बाद एक इक्वेशन से सॉल्यूशन निकालेंगे। अब उस इक्वेशन को क्या बोला जाता है? आयलर इक्वेशन। किस तरीके से डिफाइंड है वो? आयलर इक्वेशन Euler's equation is F। आपको पता है यहां पे आपके क्वेश्चन में F दिया होगा वेरिएशनल प्रॉब्लम में। तो आपका जो वेरिएशनल प्रॉब्लम से आयलर इक्वेशन बनती है ये है डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में, इस रिजल्ट में उस f को रखते हैं और जो भी सॉल्यूशन यहां से बनता है दैट विल बी योर एक्सट्रीमल। क्लियर है? अभी क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कि कैसे हम पता लगाते हैं, कैसे हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो तमाम क्वेश्चंस लेंगे। सारे क्वेश्चंस बच्चों आपके रहने वाले हैं PYQ के, और जहां भी जो भी कंसेप्ट लगेगा डेफिनेटली आप सभी को सारे कंसेप्ट टाइम टू टाइम बताया जाएगा। क्लियर है? तो ये है आपका आयलर इक्वेशन। क्लियर? अब आयलर इक्वेशन के भी बहुत सारे फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, फिर तीनों फॉर्म से मिला के आपका कुछ स्पेशल फॉर्म बनाया गया। बट हमें इतना कुछ करने की जरूरत है नहीं फिलहाल, क्योंकि ये जो मेन फॉर्म है इस मेन फॉर्म से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आने वाली क्लास में हम बाकी फॉर्म भी देख लेंगे। आज की क्लास में हम केवल इतना फॉर्म रखते हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, सबको बात समझ आ गई? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आपके स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि द वेरिएशनल प्रॉब्लम ऑफ एक्सट्रीमाइजिंग द फंक्शनल इज दिस। क्या कह रहा है कि जिसके पास बाउंड्री कंडीशन ये है इसके पास कैसा सॉल्यूशन रहने वाला है? यूनिक, एग्जैक्टली टू, इनफाइनाइट या फिर नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन से f फाइंड आउट करते हैं कि f यहाँ पे क्या है। तो बच्चों हम देख सकते हैं f है हमारा यहाँ पे है डी डी एक्स ऑफ वाई। डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होता है? वाई डैश। तो वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा f। हमें निकालना है सबसे पहले आयलर इक्वेशन। तो आयलर इक्वेशन लिखते हैं। आयलर इक्वेशन इज डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब यहाँ पे ये जो टर्म है वाई डैश स्क्वायर, क्या ये वाई कंटेन कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ये दिस टर्म इज फ्री फ्रॉम वाई, तो ये उसका डिफरेंशिएशन हो गया वाई के रिस्पेक्ट में 0। माइनस वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2y। सिंस इसके आगे माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। माइनस डी डी एक्स ऑफ, ये क्या बच्चों? डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, मतलब इस f का y डैश के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन। ये टर्म कंटेन कर रहा है y डैश को, तो डेफिनेटली y डैश स्क्वायर का y डैश के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 2y डैश। ये टर्म फ्री फ्रॉम y डैश है तो 0 हो गया, आगे काम करने की जरूरत है नहीं। यहां से क्या मिला? दिस इज इक्वल टू 0 माइनस 2y। यहां से मैं क्या कह रहा है कि इसका 2y डैश का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो माइनस 2y डबल डैश इज इक्वल टू 0। क्लियर है? यहां से मैं क्या मिला? यहां से मिलता है कि y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। क्लियर है? हमने क्या किया? इस इक्वेशन में -2 से डिवाइड कर लिया। अब सॉल्यूशन निकालते हैं, तो सॉल्यूशन बच्चों क्या हो जाएगा इसका?
the auxiliary equation will be r स्क्वायर प्लस 1। अभी आप सभी को डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया गया है, जहां पे इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हमें बता दिया जा चुका है ऑलरेडी। हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आर की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा। तो जब भी आपके रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं तो यहाँ से जो सॉल्यूशन मिलता है साइन और कॉस के फॉर्म में, c1 sin x प्लस c2 cos x। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया। अब बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है। एक्स्ट्रा में कह रहे हैं कि 0 पे 1 है और 2 पाई पे भी 1 है। चलिए यहां से लगाते हैं 0 पे 1, क्या मिला, 1 इज इक्वल टू साइन 0 की वैल्यू बच्चों 0, तो 0 इंटू c1 क्या हो गया 0, प्लस c2 इंटू cos 0 की वैल्यू हुई है 1, तो 1 इंटू c2 इज c2, डेट इज c2 की वैल्यू आई हमारे पास 1। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, y2 पाई। दूसरी कंडीशन हमें गिवन है y2 पाई। चलिए तो यहां से क्या मिला, y2 पाई इज ऑल्सो 1। तो y2 पाई 1 करते हैं यहाँ पे, तो यहां से 1 इज इक्वल टू साइन 2 पाई। अगेन यहां से क्या मिला हमारा, साइन 2 पाई। साइन इंटीग्रल ऑफ पाई होता है 0, तो अगेन ये पूरा टर्म 0 हो गया। और कॉस 2 पाई की बच्चों वैल्यू क्या होती है 1, तो c2 इंटू 1 इज 1। तो दोनों से ही हमें सेम इंफॉर्मेशन मिली, मतलब c2 हमारा 1 है, c1 के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो y क्या बोल सकते हैं, साइन x c1 प्लस कॉस x। ठीक है, इस तरीके का हमारा सॉल्यूशन बना। अब बताइए इसमें से, क्वेश्चन आपके सामने था, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट कंटेन कर रहा है, तो कांस्टेंट क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 100 10 to the power 5 10 to the power 7 10 to the power minus 5 10 to the power minus 7 minus 10 to the power 5 कुछ भी हो सकता है। ये क्या है, इसके पास कितने चॉइसेस हैं c1 के कांस्टेंट के, इसके पास है इनफाइनाइट चॉइसेस। तो डेट्स वाई इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हुआ बच्चों वो कितना हुआ, इनफाइनाइट। तो इस वजह से ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज इट विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है सबको। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप देख भी सकते हो कि आपको बताया गया जितनी जानकारी दी गई है उस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पे बच्चों हमें वेरिएशनल प्रॉब्लम हमारी डिफाइंड है। इस तरीके से हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो एडमिसिबल फंक्शन होगा y का, इसके पास कैसा सॉल्यूशन रहने वाला है, एक्सट्रीमल जो है कैसा होने वाला है। सवाल ये आता है कि मैम आपने फंक्शनल के बारे में बता दिया और एक्सट्रीमल के बारे में बता दिया, अब ये एडमिसिबल क्या टर्म है। तो एडमिसिबल के बारे में बता दूं कि एडमिसिबल में भी हम एक y निकालते हैं। अब ये y क्या करता है, ये एक ऐसा अननोन फंक्शन होता है जिसके पास कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। क्या कहा मैंने, एक ऐसा y जिसके पास कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हो, साथ ही साथ जो हमारी कंडीशन 2 थी डेट इज बाउंड्री कंडीशंस, उनको भी सेटिस्फाई करें। अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं तो ऐसे y को हम एडमिसिबल बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए तो क्वेश्चन आपके सामने ये है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सट्रीमल कैसा रहने वाला है। चलिए सॉल्व करिए इसको। तो सबसे पहले हमें f देखना है, तो f इज y डैश प्लस वाई, f इज y डैश प्लस वाई। आयलर इक्वेशन लिखते हैं, तो आयलर इक्वेशन यहां से क्या बन जाएगी हमारी, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई
माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब ये टर्म, पहला जो टर्म है दिस इज फ्री फ्रॉम y, तो अगेन y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया 0, तो ये हुआ 0। दूसरे वाले का y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो गया बच्चों, ये हुआ 1, तो यहां से हमें मिला 1 माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश का मतलब क्या हुआ कि ये जो f है इसका y डैश के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। क्लियर है? तो ये आया 1 इज इक्वल टू 0। अब 1 का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिला, 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये कंडीशन कभी पॉसिबल है? क्या कभी भी 1 और 0 इक्वल हो सकता है? नहीं, कभी भी ये नंबर लाइन पे पॉसिबल होने वाली चीज है नहीं। दैट इज, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। जब ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो इसका क्या मतलब समझ आया कि इट विल हैव नो एक्सट्रीमल, है ना? क्योंकि अगर होता तो कुछ अच्छी वैल्यू, कुछ प्रैक्टिकली पॉसिबल वैल्यूज देता ना। ये दिस इज इम्प्रैक्टिकल, दिस इज इनडेफिनिट, दिस इज नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब है इट विल हैव नो एक्सट्रीमल। तो ऑप्शन ए इज ट्रू। क्लियर है सबको? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। क्या कहा जा रहा है कि जे आपका वेरिएशनल प्रॉब्लम ये है विद द बाउंड्री कंडीशंस दिस। हमसे पूछा जा रहा है कि इस जे का इनफीमम वैल्यू बताओ। आप सभी को पता है कि जो आपका सीओवी होता है वो क्या करता है, एक ऐसा y निकालता है, एक ऐसा y बताता है कि नहीं दो पॉइंट के बीच में, ठीक है, जो इस कर्व को या तो मिनिमाइज करे या तो मैक्सिमाइज करे। तो y हमने निकाल दिया, जो भी y निकला उसे इस वेरिएशनल प्रॉब्लम में सब्स्टिट्यूट कर दो, जो भी वैल्यू मिलेगी दैट विल बी इनफीमम और सुप्रीम। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो देखते हैं कि हमारा फंक्शनल क्या है। तो फंक्शनल बच्चों यहाँ पे y डैश स्क्वायर प्लस 2y, f इज y डैश स्क्वायर प्लस 2y। अगेन सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयलर इक्वेशन लिखेंगे। तो चलिए आयलर इक्वेशन लिखते हैं। डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये आया हमारा। अब यहां से बच्चों सबसे पहले तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब बात ये आता है कि मैम आप बार बार इक्वेशन क्यों लिख रही हो? तो ऑब्वियस बात है कि फॉर्मूला जब हमें याद हो जाता है तो बिना फॉर्मूला लिखे ही हम काम करने स्टार्ट कर देते हैं, विच इज नॉट द एप्रोप्रिएट वे। क्यों? क्योंकि हमें तो पता होता है कि हमें फॉर्मूला याद है, क्योंकि बहुत ही एक सिंपल सा साधारण सा फॉर्मूला है। बट हम क्या करते हैं, जब भी सॉल्यूशन निकालते हैं लिखते टाइम हमारे दिमाग में कुछ टर्म्स एक्स्ट्रा चलने लगते हैं, है ना, जिसकी वजह से हमें सिली मिस्टेक हो जाती है हमसे, और हम गलती से गलत कुछ नंबर लिख देते हैं, कुछ वेरिएबल लिख देते हैं, जिससे हमारा पूरा काम खराब हो जाता है और आंसर भी कुछ और आ जाता है। और एग्जामिनर को पता होता है कि इस तरीके की गलती हो सकती है, तो वैसा ऑप्शन भी बनाया जाता है। तो हमने तो गलती ले ली, अपनी गलती से, कुछ एक गलत मिस्टेक से एक गलत वेरिएबल उठा लिया, जिसको डिफरेंशिएट करके, मतलब जिसके अकॉर्डिंग रिजल्ट है, लगा के सॉल्यूशन निकाल दिया। ऑप्शन में भी है, टिक करके चले आए। क्योंकि ऑप्शन में अगर नहीं होता तभी तो हम सोचते अच्छा आंसर कुछ और आ रहा है, ऑप्शंस में तो है नहीं, इसका मतलब है एक बार चेक करने की जरूरत है। बट यहाँ पे जब अगर ऑप्शन में भी मिल जाए तो हम तो आंख बंद करके आगे बढ़ जाते हैं। बट दिस इज नॉट द राइट वे। इसी वजह से आपको बोला जाता है चंद सेकंड्स लगेंगे फॉर्मूला राइट डाउन करने में, तो राइट डाउन कर लीजिए। कुछ भी आपका टाइम नहीं खत्म होगा, खराब नहीं होगा फॉर्मूला लिखने में। अब जब लिख लोगे तो आसानी से कर भी सकते हो, और कहीं से भी आपकी गलती होने के चांसेस मतलब थोड़े से कम हो जाएंगे, है ना। बाकी गलती होने के चांसेस खत्म तो वैसे डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो खत्म ही समझो, नहीं करी है तो पूरा पूरा ही समझो। चलिए, तो यहां से हमें क्या मिला, 2 माइनस डी डी एक्स ऑफ 2y डैश। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो 2y डबल डैश
इज इक्वल टू 0। तो बच्चों y डबल डैश की वैल्यू क्या आई, -1, ऐसे भी लिख सकते हो। या तो यहां से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो r² -1, उसके बाद सॉल्व करो। या फिर क्या कर सकते हो इसमें, दूसरा जो तरीका है बच्चों यहाँ पे आप कर सकते हो, y डबल डैश को इधर भेज दो, तो y डैश क्या बना आपका, इसका मतलब इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन इज x प्लस एक कांस्टेंट c1। अब अगेन एक और बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो x का इंटीग्रेशन x² बाई 2 प्लस c1x प्लस c2। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन तो आ चुका है, हमें कुछ कंडीशंस लगानी है। क्या कह रहे हैं, 0 पे 0 है और 1 पे बच्चों 1 है, 0 पे 0, 1 पे 1, तो यहां से मिला C2 की वैल्यू 0, 1 पे 1 का मतलब C2 की वैल्यू ऑलरेडी 0 है तो हटा सकते हैं। यहां से क्या मिला, 1 इज इक्वल टू हाफ प्लस C1, तो C1 की वैल्यू मिली हाफ। क्लियर है, तो y हमारा क्या बन के आया, y इज x² प्लस x अपॉन। क्लियर, अब y तो मिल गया, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इसका इन्फीमम, इस फंक्शनल का इन्फीमम पूछा जा रहा है, मतलब इस y की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दो। हमारे पास यहाँ पे y डैश है, हमारे पास y डैश है, तो चलो सबसे पहले तो y डैश निकालते हैं। तो y डैश बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से y डैश मिला 2x प्लस 1 अपॉन हाफ। हाफ तो आपका बीइंग अ कांस्टेंट सेम रह गया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विल बी 2x और x का डिफरेंशिएशन विल बी 1। डिफाइंड है ये 0 to 1, y डैश स्क्वायर प्लस 2y, y डैश स्क्वायर मतलब 2x प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ये हुआ 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x अपॉन 4। ठीक है, y डैश स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2y मतलब y हमारा ये आ चुका है, तो 2y मतलब x स्क्वायर प्लस x, 2 अपॉन 2 भी कर सकते हो, ठीक है, इंटू dx। अब यहाँ पे अगर मैं एलसीएम 4 लूं तो क्या बना, यहाँ पे एलसीएम 4 लेके बाहर निकाले तो j विल बी 1 अपॉन 4, 0 to 1। इधर आया बच्चों 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x, ठीक है। यहाँ पे हमने एलसीएम 4 लिया तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ दिस, तो ट्वाइस ऑफ दिस करने पे, ठीक है, ट्वाइस ऑफ करने पे ये 4 हो गया, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x dx। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं एंड देन वी विल इंटीग्रेट इट। तो वी विल हैव 1/4, 0 to 1, ये आया 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर डेट इज 8x स्क्वायर, 4x प्लस 4x डेट इज 8x प्लस 1 dx। ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं यहां से, तो क्या मिला 1/4, 8/3 x क्यूब प्लस 8/2 x स्क्वायर प्लस x, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1। अब क्या करता है हमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाना, तो क्या मिला हमें 1/4, ये हुआ 8/3, ये हुआ 8/2 डेट इज 4 और ये हुआ 1। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाया, 4 प्लस 1 इज 5, क्या मिला 1/4, 8/3 प्लस 5। इसका एलसीएम लेंगे 3 तो क्या मिला, 3 into 5 is 15, 15 plus 8 23 और अपॉन 4 into 3 that is 12। तो क्या आंसर आया बच्चों, 23/12 is the answer, is the infimum value of this function। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या 23/12 है कहीं, तो बिल्कुल जी यहाँ पे ऑप्शन ए में 23/12 है, तो निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा कि जब भी हमें वेरिएशनल प्रॉब्लम गिवन हो तो हम क्या करते हैं, आइलर लगाते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, जो भी y मिलता है दैट विल बी योर एक्सट्रीमल। अगर आपसे कोई एक्सट्रीमल की डेफिनेशन पूछ दे तो बोलना है
ऐसा वाई एक्स जो क्या करे, वेरिएशनल प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करे, डेट इज फंक्शनल को भी सेटिस्फाई करे, साथ ही साथ बच्चों आपके बाउंड्री कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करे। क्लियर है? अब बात करते हैं कुछ नए और क्या हमने सीखा। तो उसके बाद हमने सीखा कि माना कि एक्सट्रीमल आ गया आपका, एक्सट्रीमल से हमसे पूछे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन ही हमने लिया जहां पे हमने देखा कि कांस्टेंट कंटेंट कर रहा था। अब जब कांस्टेंट कंटेंट होगा बच्चों तो क्या हो सकता है, कांस्टेंट आपका कुछ भी हो सकता है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। अब बात करते हैं उसके बाद दूसरी चीज हमने क्या सीखी कि क्या एक्सट्रीमल है या नहीं ये वेरीफाई हो सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन से हमने देखा कि 1 इज इक्वल टू 0 मिली, हमें एक एब्स्ट्रैक्ट कंडीशन, एक एब्सर्ड कंडीशन मिला जहां पे हम ये कह सकते हैं कि दिस इज नॉट possible on number line, that's why we can conclude that this extremal is not possible। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हमने देखा कि हमसे एक्सट्रीमल निकलवा के हमसे क्या पूछ रहा है, इन्फीमम वैल्यू। तो जब y निकल गया तो फंक्शनल में रख दो, इंटीग्रल इक्वेशन में आप रखोगे जो भी सॉल्यूशन मिलेगा दैट विल बी योर एक्सट्रीमम। ठीक है, अभी तक हमने 3 क्वेश्चन देखे तो 3 कंसेप्ट सीखे। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की, लेट एक्स स्टार टी बी द कर्व विच मिनिमाइजेस दिस फंक्शनल। ठीक है, विद दिस कंडीशंस, तो हमसे कह रहा है कि इस एक्स की वैल्यू बताओ। अब समझने वाली बात ये है कि इसको दो तरीके से किया जा सकता है, या तो हम y को x मान ले और x को t मान ले। x और y में हमने क्या सीखा कि y हमारा डिपेंडेंट होता है और x हमारा इंडिपेंडेंट। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि t हमारा इंडिपेंडेंट है क्योंकि x ऑफ t है, और वहीं पे बच्चों जो डिपेंडेंट है वो x है, तो नॉर्मली भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो सिंस मैं आप सभी को PYQ करा रही हूँ तो मैं तो ये मान के चलूंगी कि आपको पैरामीट्रिक फॉर्म पता होगा। खैर अगर आपको नहीं पता है तो भी कोई टेंशन नहीं है, हम अपने आयलर के थ्रू चलते हैं। तो आयलर के थ्रू अगर हम चले तो यहाँ से हमें क्या मिला कि दिस इज फंक्शन। तो सबसे पहले आयलर इक्वेशन लिखते हैं, उससे भी पहले हम एफ लिखें तो एक्स स्क्वायर, क्यों ना हम स्टार्टिंग में ही एक्स को वाई मान लें और टी को एक्स, क्योंकि एक्स और वाई पे हमें काम करने की आदत हो रखी है। तो बस वही चीज है कि अपने कंफर्ट्स में रहना है अगर आपको, तो मान लो वाई को एक्स और एक्स को मतलब टी को एक्स। ठीक है, अगर आपको आउट ऑफ कंफर्ट करना है तो सेम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने माना कि x इज व्हाट, y एंड t बी x। हमने माना कि x हमारा y है और t क्या है, x है। तो फंक्शन आपका क्या बना बच्चों, x स्क्वायर t मतलब y स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर, क्योंकि x डॉट डॉट का क्या मतलब है यहाँ पे डैश, डेरिवेटिव। क्लियर है? अब यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे आयलर इक्वेशन निकालेंगे तो क्या बनेगी, आयलर इक्वेशन विल बी डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। क्लियर है? यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल वाई मतलब 2y माइनस डी डी एक्स ऑफ 2y डैश, ठीक है, 2y माइनस 2y डबल डैश इज इक्वल टू 1। क्या मिला, y डैश माइनस y इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये आया हमारा कुछ इस तरीके से वैल्यू। अगेन इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि पिछले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था तो वहां पे पिछले क्वेश्चन में y डबल डैश माइनस 1 था, यहाँ पे क्या है y डबल डैश माइनस y। तो जब भी y y डिपेंडेंट वेरिएबल्स ही हो तो आप क्या लगा सकते हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अगर वही 1 होता तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है? तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लगाएं, अगर वहां पे ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर लगाते तो क्या मिलता, वहां पे y डबल डैश माइनस 1 था तो 1 किसका काम करता, 1 के थ्रू हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते और y डबल डैश इज इक्वल टू 0 करके ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आता है, जहाँ पे r की वैल्यू 0 और 0 हो जाती। तो इसी वजह से इस प्रोसेस से बचने के लिए हमने क्या किया,
कि इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया गया ऑक्सिलरी के अलावा, कि अगर ऑक्सिलरी लिखेंगे तो सिंस 1 भी है तो दिस इज नॉन होमोजीनियस, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, तो बेहतर है डायरेक्टली इसे सॉल्व कर ले। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हमें पता है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमारा काम बेहद आसान हो जाएगा, तो क्यों ना हम अपने काम को आसान करें। तो चलिए करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के थ्रू। तो मिला r स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों r की वैल्यू प्लस माइनस 1, तो यहां से हमें y क्या मिला, c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर माइनस x। ठीक है, अब चलिए कंडीशंस की तरफ चलते हैं। तो क्या कह रहा है कि x ऑफ 0 पे 0, मतलब y 0 पे 0 और y 1 पे 1, y 0 पे 0 मतलब 0 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, क्योंकि e टू द पावर 0 इज 1 है ना। y 1 पे 1 बोल रहा है, y 1 पे 1, तो यहां से क्या मिला, 0 इज इक्वल टू c1e प्लस c2 e टू द पावर माइनस 1। ठीक है, और ये क्या है, 1। अब यहां से हमें क्या समझने को मिला, यहां से हमें सीखने को मिल रहा है कि c1 इज इक्वल टू माइनस c2, तो क्यों ना हम c1 की वैल्यू यहाँ पे रख दे। तो यहां से हमें क्या मिला, 1 इज इक्वल टू माइनस c2 प्लस c2 e टू द पावर माइनस 1। हम c2 कॉमन आउट ले सकते हैं, तो c2 हमने कॉमन लिया तो माइनस e प्लस 1 बाई ई। ठीक है, और यहाँ पे 1। अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 1 इज इक्वल टू एलसीएम ले तो माइनस ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई, जहां से हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे वैल्यू मिल जाएगी C2 की। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो C2 की वैल्यू मिली यहां से E अपॉन ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब यहां से C1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, C1 विल बी माइनस C2, तो यहां से C1 मिला माइनस ई अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, इसको भी लिख सकते हो E अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। C1 और C2 दोनों की वैल्यू मिल चुकी है, तो हमारे पास y आ गया। तो y क्या हुआ, y इज माइनस ई अपॉन 1 माइनस ई, और दिस इज e टू द पावर x, एंड हियर e अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस x। क्लियर है, आ चुका है हमारा एक्सट्रीमल। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ये जो भी एक्सट्रीमल मिल रहा है उसको बोला जा रहा है x स्टार t, तो यही बोल रहा है कि दिस इज द एक्सट्रीमल, तो क्यों ना हम y को इससे रिप्लेस कर दे x स्टार t से। x स्टार t क्या हो जाएगा आपका, e टू द पावर x, अच्छा क्या ले सकते हैं कॉमन, 1 माइनस ई स्क्वायर, ये e कॉमन हुआ तो माइनस ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस। ठीक है, ये हमारा कॉमन कर सकते हैं ऐसे। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ये जो भी x स्टार t है उसकी वैल्यू बतानी है एट पॉइंट 1/2, मतलब 0.5 पे। सबसे पहले t की वैल्यू आप रखो हाफ। अच्छा, ये t के रिस्पेक्ट में बच्चों क्या हो जाएगा, e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस t। ठीक है, यहाँ से t पे हमने हाफ रखा तो e अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर e टू द पावर हाफ प्लस e टू द पावर माइनस हाफ। इसको सिंप्लीफाई करते तो यहां से हमें क्या मिला, x स्टार हाफ इज इक्वल टू e अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस ई टू द पावर हाफ को एज इट इज लिख सकते हैं, रूट ई लिख लो। ठीक है, हाफ को तो हम रूट ई लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस 1 अपॉन रूट ई, क्योंकि इसका पावर है माइनस हाफ, तो प्लस 1 अपॉन रूट ई। ठीक है, चलिए इसको एलसीएम लेते हैं। तो यहां से हमें क्या मिला, e अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, रूट ई मतलब e, और ये है 1, और यहाँ पे बच्चों क्या मिला, रूट ई। ये रूट ई से मतलब रूट ई इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ पे, केवल हमें रूट ई, और ये 1 माइनस ई इंटू 1 प्लस ई लिख सकते हैं, और यहाँ से क्या मिल रहा है 1 माइनस ई, तो 1 माइनस ई से 1 माइनस ई हुआ कैंसिल, क्या मिला
रूट ई अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है, दिस इज एक्स स्टार एट पॉइंट हाफ, सो दिस इज द आंसर। क्लियर है सबको? चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, रूट ई अपॉन 1 प्लस ई, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सबको बात समझ आ गई? तो जितने हमने इंफॉर्मेशन दिया अभी सभी को, उसके अकॉर्डिंग हमने सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो बहुत से बच्चे ये भी कहते रहते हैं कि हमने पढ़ाई अच्छे से कर ली है बट पीवाईक्यू नहीं हो पा रहे हैं मैम, तो क्या करें? मैं कहती हूँ तुम पढ़ लो एक बार अच्छे से, क्या पता पढ़ने से तुम्हारे पीवाईक्यू सॉल्व हो जाए, और क्या पता नहीं, डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने ढंग से पढ़ा है। क्वेश्चन जो कह रहा है और आपने जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, दोनों को कनेक्ट करो, डेफिनेटली आपके सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे और आपका क्वेश्चन यकीनन सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चे बिना पढ़े, बिना कंसेप्ट पे जाए क्वेश्चन पे ही बोल देते कि मैम क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस करे सारे ही आपके आयलर इक्वेशन पे बेस्ड थे, कुछ और से अलग से तो हमने इन्फॉर्मेशन लगाया नहीं, केवल एक ही इन्फॉर्मेशन से। मैंने बोला कि जब भी हम अलग इन्फॉर्मेशन लगाएंगे आपको टाइमली, मतलब उसी टाइम पे एट अ टाइम बता दिया जाएगा कि ये कंसेप्ट लगा रहे, बट अभी तक हमने एक ही चीज, एक ही फॉर्मूला लगाया, तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल, तो इस सवाल में कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि ये है आपका एक्सट्रीमल, हमसे पूछा जा रहा है, सॉरी ये है आपका वेरिएशनल प्रॉब्लम, हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द एडमिसिबल। एडमिसिबल का मतलब आप सभी को बता दिया गया कि एक ऐसा एक्सट्रीमल जो क्या हो, जिसके पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी हो, साथ ही साथ कंडीशन 2 को सेटिस्फाई कर रही हो, मतलब बाउंड्री को सेटिस्फाई कर रही हो। तो चलिए सबसे पहले हम एफ लिखते हैं, तो एफ इज e टू द पावर माइनस एक्स वाई डैश स्क्वायर प्लस 2 e टू द पावर एक्स वाई डैश प्लस वाई। क्लियर है? आयलर इक्वेशन लिखते हैं, तो यहां से हमारे पास आयलर इक्वेशन क्या आई, यहां से हमारी जो आयलर इक्वेशन बन रही है, आयलर इक्वेशन इज डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। क्लियर है? डेल एफ अपॉन डेल वाई का मतलब है जहां जहां वाई है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। दिस टर्म इज फ्री फ्रॉम वाई, दिस टर्म इज ऑल्सो फ्री फ्रॉम वाई, बट दिस टर्म कंटेन्स वाई। तो यहां से मैं क्या मिला, 2 e टू द पावर एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, मतलब जहां जहां वाई डैश है उसका उसका डिफरेंशिएशन। तो ये हुआ e टू द पावर माइनस एक्स इंटू 2y डैश, वी कैन राइट इट लाइक दिस। ठीक है, सेकेंड टर्म इज ऑल्सो कंटेनिंग वाई डैश, तो यहां से मिला प्लस 2 e टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से हमें क्या मिल रहा है कि इसे हमने अगेन एक बार टोटल डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो चलिए करते हैं। तो यहां से हमें मिला 2 e टू द पावर एक्स, अब e टू द पावर माइनस एक्स पे एक फंक्शन, वाई डैश पे एक फंक्शन। अब जो दो फंक्शन का प्रोडक्ट लिखा हो जिसे डिफरेंशिएट करना है, तो कौन सा रूल लगाते हैं, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन रूल। क्या कहता है वो रूल कि फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। चलिए लगाते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन दैट इज पाई डबल डैश, और यहाँ पे 2 e टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, माइनस बाहर आ गया, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, और ये हुआ वाई डैश। अब e टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन e टू द पावर एक्स, और आगे इसके क्या था, माइनस था, तो माइनस से करो मल्टीप्लाई, तो यहां से हमें क्या मिला, ये टर्म आपस में हुए कैंसिल आउट, तो यहां से हमें मिला, और कुछ कॉमन दिख रहा है इन सब में, 2 e टू द पावर माइनस एक्स आपको कॉमन दिख रहा है, चलिए ले लीजिए, तो मिला माइनस वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 0। हमें पता है या तो ये फैक्टर 0 होगा या तो ये फैक्टर, अगर ये फैक्टर 0 होगा तो क्या हमें एक्सट्रीमल मिलेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक्सट्रीमल मिलेगा ही नहीं, मतलब डेफिनेटली दिस फैक्टर विल बी 0। व्हाट इज दिस फैक्टर, दिस फैक्टर इज माइनस वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन देखिए ना, समझ आ रहा है कि कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लगानी है। बच्चों यहां से ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी क्या बनती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज
माइनस आर स्क्वायर प्लस आर हमने कॉमन आउट किया तो क्या मिलना, माइनस आर प्लस 1। तो यहां से सिंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स आएंगे, तो क्या क्या हो जाएंगे रूट्स, 0 और 1। तो सॉल्यूशन इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया, y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर 0x प्लस c2 e टू द पावर x। 0 into x is 0, e to the power 0 is 1. So y will be c1 plus c2 e to the power x. क्लियर है सबको? अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन आ चुका है। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन हमने लगाई y ऑफ log 3 विल बी 1। हमने पहली कंडीशन लगाई इनकी, तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग y ऑफ log 3 है 1। ठीक है, तो log 3 लगाइए, तो y इज इक्वल टू 1 c1 प्लस c2 e टू द पावर log 3। एक रिजल्ट हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन होते हैं एक दूसरे के इनवर्स, तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट किए। यहां से हमें क्या मिला, c1 प्लस 3c2 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? अब दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं। तो दूसरी कंडीशन है कि y ऑफ 0 इज फ्री। क्या कह रहा है, y ऑफ 0 इज फ्री। अब ये बताओ कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री हो मतलब को कांस्टेंट होगा, है ना। अब उसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो डेफिनेटली दैट विल बी 0। इसका मतलब है डेल एफ अपॉन डेल वाई दैट इज एफ वाई डैश विल बी 0। अब कहाँ पे, ये कह रहा है कि एट पॉइंट 0 पे जब भी x 0 है तब ये y फ्री है, मतलब ये x इज इक्वल टू 0 पे ये मिल रहा है। ठीक, चलिए हम लगाते हैं। तो हमारा y आपका ये आया था, तो सबसे पहले हम एफ वाई डैश निकालते हैं। तो अभी हमने निकाला है क्वेश्चन से, ये क्या होता था, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश ही तो होता था। तो एफ वाई डैश क्या हो जाएगा, दिस, एंड दिस इज व्हाट 2 e टू द पावर माइनस एक्स वाई डैश, 2 e टू द पावर माइनस एक्स वाई डैश प्लस 2 e टू द पावर x, एंड दैट इज इक्वल टू 0। हमें करना है x पॉइंट 0, x की पॉइंट 0 होनी चाहिए। तो 2 e टू द पावर 0 मतलब 1, तो ये क्या हुआ 2y डैश प्लस 2 दैट इज y डबल y डैश इज इक्वल टू -1। क्लियर है? बात वही है कि y डैश की वैल्यू है -1 जब भी x की वैल्यू 0 हो, क्योंकि ये 0 पे बात कर रहा है। बच्चों हमारा y आ चुका है, तो क्या y डैश क्या हो जाएगा c2 e टू द पावर x। ठीक, अब इसे करना है 0। ठीक है, सॉरी, यहां से क्या मिल रहा है, y डैश इज -1 जब भी x 0 है, तो -1 जब भी c2 इंटू e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 इज 1, तो c2 की वैल्यू क्या आ चुकी है -1, देयरफॉर c2 इज -1। तो c1 क्या हो जाएगा, यहां से में c1 मिला, यहां से में c1 मिला, c1 हो रहा है आपका -3 इज इक्वल टू 1, तो c1 की वैल्यू हुई 4। क्लियर है? c1 और c2 दोनों की वैल्यू आ चुकी है, देन y विल बी, जहां यहाँ पे c1 और c2 की वैल्यू रखी, तो ये है 4 माइनस e टू द पावर x। ठीक है, ये है आंसर। चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन देख के समझ आया कि ऑप्शन ए इज ट्रू, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सबको बात समझ आई? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस तरीके से हम इन तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अभी तक आपको सीखने को क्या मिला कि हमने फॉर्मूला तो बच्चों रखा एक, दैट इज आयलर इक्वेशन वेरिएशनल प्रॉब्लम में, बस उसी फॉर्मूले को हमने सॉल्व किया है। कहीं पे हमने निकाला है नंबर ऑफ एक्सट्रीमल, कहीं पे हमने चेक किया है एक्सट्रीमल, कहीं पे हमने कुछ कंडीशन सीधे ना देके थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया था, जैसे y ऑफ 0 फ्री किया था। इसका सीधा मतलब है y0 फ्री है, मतलब y डैश का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा f के रिस्पेक्ट में, मतलब f का y डैश के रिस्पेक्ट में 0, जिस पॉइंट पे बोल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपका ट्विस्ट करता है, फॉर्मूला आपका एक लगता है, लेकिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दैट शुड बी योर कॉल कि किस तरीके से क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। ठीक है, तो अगर बच्चों हम बात करें 2 मिनट समरी की, तो आज की क्लास में हमने सारी चीजें कर ली है।
किस पे बेस्ड? सीओवी के आयलर इक्वेशन पे बेस्ड वी हैव सॉल्व मेनी क्वेश्चंस। और वो क्वेश्चंस कैसे थे? आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। तो ऐसा भी नहीं है कि आपके रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व कराए गए, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए गए। तो बच्चों का ये सवाल तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए कि मैम समझ तो लिया है, पढ़ लिया है, बट क्वेश्चन नहीं हो रहे। आपके सामने क्वेश्चन उठाए गए, सॉल्व किए गए, सारे क्वेश्चन हुए और एक ही लॉजिक से हुए, एक ही रिजल्ट से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आने वाली क्लास में। आने वाली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो स्टे ट्यून विद आवर चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग एंड कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।